नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। अगर किसी आम इंसान के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज हो तो पुलिस क्या करती है? जाहिर है फौरन उसे गिरफ्तार कर लेती है। मगर भरत तिवारी मर्डर केस में 15 दिन बीत जाने के बाद भी बिहार पुलिस ने अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनकाउंटर के नाम पर जिन्होंने भरत तिवारी का मर्डर किया है वो सभी आरोपी कातिल पुलिस वाले हैं। कमाल ये कि पुलिस कत्ल की धाराओं में पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर भी लिख चुकी है, मगर मजाल क्या जो अपने साथियों को पकड़ ले। यानी बिहार में आम लोगों के लिए अलग और पुलिस के लिए अलग कानून है। ये पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा है। तस्वीर एक हफ्ते पुरानी है, 25 जून की। उस दिन ये भोजपुर जिले के शाहपुर गांव पहुंचे थे एक एनकाउंटर की जांच करने। एक ऐसा एनकाउंटर जिसे मर्डर साबित करने के लिए ज्यादा मेहनत की भी जरूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ कैमरे में कैद है। एनकाउंटर के नाम पर मर्डर करने वाले आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। धारा कत्ल का लगा है। लेकिन कमाल देखिए, एनकाउंटर के नाम पर कत्ल की जिस तस्वीर को पूरे देश ने देखा, उसे देखने के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज साहब को बिहार सरकार ने 6 महीने का वक्त दिया है। जबकि 22 जून को मर्डर को लेकर जिन पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, उनकी गिरफ्तारी तो छोड़िए, उनमें से एक को तो तबादले के नाम पर और भी अच्छी पोस्टिंग दे दी गई। जरा सोचिए, अगर किसी आम इंसान के खिलाफ कत्ल जैसे संगीन जुर्म में एफआईआर दर्ज होती तो वो कब का अंदर होता। पर ये तो पुलिस वाले हैं, ये दूसरों को अंदर करते हैं, इन्हें कौन अंदर करेगा। बिहार पुलिस के हाथों भरत तिवारी के कत्ल को 15 दिन बीत चुके हैं, पर इस केस का आलम क्या है यह आपको इन 2 पन्नों के जरिए पता चल जाएगा। ये भरत तिवारी की मां आशा देवी के नाम पर आरा भोजपुर के एसपी को लिखी गई शिकायत की कॉपी है। यह शिकायत पत्र 18 जून को पुलिस ने रिसीव किया था। बाकायदा इस पर पुलिस की मुहर और तारीख भी है। आशा देवी ने इस शिकायत पत्र में जगदीशपुर के एसडीपीओ यानी सब डिविजनल पुलिस अफसर और उनके साथ एनकाउंटर में शामिल अन्य पुलिस वालों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। चौतरफा दबाव के बाद आखिरकार 22 जून को शाहपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। भरत तिवारी की मां आशा देवी की उसी शिकायत पत्र को एफआईआर में तब्दील कर दिया गया। ये देखिए और ध्यान से पढ़िए। बाकायदा इसमें केस नंबर 178/26 और तारीख भी लिखी है 22 जून। साथ ही आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ जो 3 धाराएं दर्ज की गई है वो भी लिखी है। भारतीय न्यायिक संहिता यानी बीएनएस के तहत आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ जो 3 धाराएं लगाई गई हैं, उनमें पहला है 103(1) यानी मर्डर, धारा 3(5) यानी एक साथ कई लोगों के मिलकर कत्ल का इरादा, साथ ही बीएनएस की धारा 27 यानी आर्म्स एक्ट। अब जाहिर है मर्डर के मामले में जिसकी सजा उम्र कैद से लेकर सजाए मौत तक है, आमतौर पर पुलिस एफआईआर दर्ज करते ही आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है, जांच बाद में शुरू होती है। लेकिन यहाँ चूंकि मामला घर का है तो पुलिस शायद भूल गई कि किसी को गिरफ्तार भी करना है। वैसे आशा देवी की शिकायत के बाद पुलिस ने कुल 5 पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। इनमें पहले हैं 17 जून के हुए एनकाउंटर के नाम पर भरत तिवारी का कत्ल करने वाली टीम की अगुवाई करने वाले एसडीपीओ यानी सब डिविजनल पुलिस अफसर राजेश कुमार शर्मा, और दूसरे हैं शाहपुर थाने के तत्कालीन एसएचओ राजेश मालाकार। इन दोनों के अलावा एफआईआर में 3 और पुलिस वालों के नाम हैं, लेकिन उनके नाम जाहिर नहीं हो पाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि पुलिस ने न तो एफआईआर की कॉपी आम की है, न ही उसे ऑनलाइन अपने पोर्टल पर अब तक अपलोड किया है। लेकिन माना जा रहा है कि एनकाउंटर के बाद एसडीपीओ और एसएचओ के साथ जिन 3 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया था, उन्हीं तीनों के नाम एफआईआर में शामिल हैं। एनकाउंटर के बाद एसडीपीओ और एसएचओ के साथ सस्पेंड होने वाले जो बाकी 3 पुलिस अफसर हैं, वो है सब इंस्पेक्टर हरीश चंद्र कुमार और अंकित आर्यन और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रमा शंकर यादव।
भोजपुर एनकाउंटर मामले में एफआईआर दर्ज हुए कई दिन बीत चुके हैं। 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या जैसे गंभीर आरोप हैं, लेकिन अब तक किसी एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़ित परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा है और दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर पुलिस को बचाने का आरोप लगा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कानून सबके लिए बराबर है या फिर वर्दी के लिए नियम अलग है। इनमें से सस्पेंडेड एसडीपीओ का तबादला कर उन्हें नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में भेज दिया गया है। बाकी 4 पुलिस अफसर भी फिलहाल मजे में हैं। भोजपुर एनकाउंटर मामले में जिस डीएसपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, उसका सरकार ने उत्पाद विभाग में ट्रांसफर कर दिया है। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या एफआईआर का जवाब तबादला है, और अगर किसी आम आदमी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ होता तो क्या उसे भी केवल ट्रांसफर मिलता। कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन एक भी पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई है। और ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर पीड़ित परिवार को इंसाफ कब मिलेगा। ये भरत तिवारी के पिता हैं, बेबसी से पूछ रहे हैं कि जब सब कुछ सामने है, उनके बेटे को जब पुलिस वालों ने मारा, सारे देश ने देखा, तो फिर और किस सबूत का इंतजार किया जा रहा है। प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई पड़ रहा है ना, सभी दुनिया भारत के लोग देख रहे हैं ना, आप भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं उसको। इसी तरह ये भी देखिए जो हम बोल रहे हैं, उसको भी समझिए। कहे हम उनको क्यों विश्वास करेंगे। वो कप्तान में है, एसपी साहब क्या वही डील कर रहे थे, तो वही में अब वही जांच के विषय में वही आ रहे हैं, जा रहे हैं शुरू से लेकर लास्ट तक ले। अब इनको काम में हम इनको फेंका जाए यहाँ से उठा के कहीं, उसी में भलाई है। तो हो सकता है कि हमारे जांच में बाधा नहीं आ सकता। इनकी दलील में दम है कि जिस इलाके में उनके बेटे का पुलिस वालों के हाथों कत्ल हुआ, उस इलाके के कप्तान यानी एसपी साहब अब भी अपनी कुर्सी पर जमे हुए हैं। तो फिर इंसाफ की उम्मीद क्या ही की जाए। किसी ने गोली मारा, किसी ने आदेश दिया, वो क्या हुआ वो तो वही नेतृत्व कर रहे थे। पहले इंक्वायरी में थी नहीं, इनको इसमें बाधा पड़ रहा है। हम लोग को उनको इस जोन से दूसरे जोन उनको तबादला किया जाए, दूसरे अच्छे इंसान इसकी को यहाँ पर लाया जाए कि ताकि हमको हक मिले, इंसाफ हो, न्याय हो। ये भरत तिवारी की वही मां आशा देवी है जिनकी शिकायत पर 5 पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। सिर्फ दर्ज हुआ है, एक्शन कुछ भी नहीं। पर इधर आशा देवी है कि कहते नहीं थकती कि सिर्फ समाज सेवा की वजह से पुलिस वालों ने उनके बेकसूर बेटे का मर्डर कर दिया। एनकाउंटर ना मर्डर भइल बा, प्रशासन जान के मर्डर कैले बा। समाज सेवा के चलते, समाज सेवा कैला के चलते उनका मर्डर कैल बा। भरत तिवारी के परिवार की लड़ाई सीधे बिहार पुलिस से है और उन्हें भी पता है कि पुलिस की न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी। आशा देवी ने जिस दिन से पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर लिखवाई है, धमकियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। धमकी आवता मोबाइल पर हमनी के, भरत तिवारी के खानदान खत्म कर दीजिए, उनका मम्मी के मारिए, पापा का मारिए, भाई लोग के मार दीजिए। जे गुंडा बा उहे बोलता खुद, ओकरो मर्डर होके के चाहिए, ओकर खानदान खत्म होके के चाहिए, ओकर खानदान कहने के मार प्रशासन। भरत तिवारी की मां की शिकायत सीधे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से है। उनका कहना है कि हमेशा कमजोरों को ही निशाना बनाया जाता है, वहीं अपराधियों के खिलाफ पुलिस के बंदूक से गोली निकलती ही नहीं। सम्राट चौधरी मारस, मारे के चाहिए, और देश मारे के खाली बैठा रही न, बोली नहीं निकला तो बोली बंद हो गई बा। खाली हमनी एक पर बोली निकलता, कमजोर आदमी पर अंदर डाले खातिर गरीब के चलो अंदर डाल दो, मार दो। आशा देवी ने कहा है कि जिस तरह से उनके बेटे भरत तिवारी की पुलिस ने हत्या की है, उसकी वैसी ही सजा गुनहगार पुलिस वालों को मिलनी चाहिए। उनकी मांग है कि उन पुलिस वालों को फांसी से कम सजा न हो। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक उनकी ये मांग पूरी नहीं होगी, वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।
जे गोली चलौले बा ओकरा फांसी होके चाहिए, आ जेकर एमे हाथ बा जेकर ओकरो फांसी होके चाहिए। हमारा ये मांग बा, सरकार से कुछ मांगने के फांसी पर लटके के चाहिए बस। केहू होकर जेकर हाथ होके सबके फांसी। भरत तिवारी के भाई ने भी संगीन इल्जाम लगाते हुए कहा है कि उनके भाई की हत्या के पीछे 1400 करोड़ रुपए का घोटाला छुपा है। बाढ़ पीड़ितों के नाम पर तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो पैसे दिए थे, अफसरों ने उसकी बंदरबांट कर दी। उनका भाई भरत तिवारी इसी घोटाले को उजागर कर रहा था, जिस वजह से उसे मार डाला गया। हाथ जोड़ के पूरे देश के नेशनल चैनल से हम रिक्वेस्ट करते हैं सर, समझने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग एक बार उस गांव में जाइए जहां बाढ़ आया था। वहां 400 घर जो है बाढ़ से दह गया, बर्बाद हो गया। सब लोग, कुछ लोग बाहर चले गए, पलायन कर लिए, कुछ लोगों को इधर उधर बसाया गया। जवैनिया जिस गांव को बसाने में भरत तिवारी भाई का मतलब ये आंदोलन है, समझिएगा सर 1400 करोड़ रुपया नीतीश कुमार जी के समय में इस क्षेत्र के विकास के लिए और बाढ़ पीड़ितों के लिए आया था सर। और वो पैसा का इस्तेमाल कहाँ हुआ है, एक बार आप लोग पड़ताल कीजिए, खोजिए सर। और वो भ्रष्टाचार अगर उजागर होता है तो यहाँ के माननीय सभी लोग फंसेंगे सर। जो इसमें ब्लॉक में अधिकारी होंगे, सीओ होंगे, बीडीओ होंगे, जो इंजीनियर होंगे, एग्जीक्यूटिव होंगे, या जो बिहार के पटना से जिनका लिंकअप होगा सर, ये सभी इसमें मिले हुए हैं। 1400 करोड़ का घोटाला कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है सर। सभी से रिक्वेस्ट करते हैं सर, इस मुद्दा के साथ उस मुद्दा का जांच कीजिए, तब पूरी सच्चाई और कहानी आपको सामने आ जाएगी। भरत तिवारी के भाई ने बताया कि जब बाढ़ पीड़ितों को अस्थायी रूप से उनके गांव में लाकर बसाया गया, तब उन्हें बुनियादी सुविधाएं तक नहीं दी गई। बाढ़ पीड़ितों के लिए जो पैसे पटना से आए थे, वो सब अफसर खा गए। भरत तिवारी ने उसी अस्थायी आशियाने का सच सोशल मीडिया पर उजागर करना शुरू कर दिया था। भरत तिवारी लड़ाई क्यों लड़े, एक वीडियो है मेरे पास, दिखा दे अगर अनुमति हो तो। भरत तिवारी की लड़ाई लड़ने का मुख्य वजह अभी तक कोई नहीं बताया किसी नेशनल चैनल में। आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप युवा हैं, बड़े भाई हैं, और इस बात को समझिएगा। दिखा रहे हैं सर क्यों लड़ाई शुरू हुआ, ये थोड़ा आप ध्यान से सुन लीजिएगा सर। नहीं आता है, लेकिन ये क्षेत्र भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। बाढ़ के सब दिन में अब तुरंत बारिश का समय में ये बाढ़ आ जाता है, तो बाढ़ आ जाएगा तो इतना पानी यहाँ पे हो जाता है। हालांकि जिन पुलिस वालों ने भरत तिवारी की हत्या की है, भरत के भाई उन पुलिस वालों को माफ करने को तैयार है। बस वो इतना चाहते हैं कि एनकाउंटर में शामिल पुलिस वाले उन लोगों का नाम बता दें जिनके इशारे पर उनके भाई भरत तिवारी को गोली मारी गई। भैया सबसे बड़ा प्रॉब्लम था भरत तिवारी को मारने के पीछे का कि यह भ्रष्टाचार ना खुले कि 1400 करोड़ रुपए का घोटाला किसने किया है। ये 2-4 पुलिस दोषी नहीं है भैया, ये मारे हैं। उनका दिल जानता होगा, वो अपने परिवार और माँ बच्चों के साथ बैठते होंगे ना तो अंदर से रोते होंगे कि हमसे कितना बड़ा पाप हो गया है। हम कहते हैं फिर देश के सामने वो लोग आए, माफी मांगे इस माँ से, अपनी गलती को माने, और किसके कहने पर मारा है लोग, बस इतना बता दे लोग, पूरा देश उन लोगों को माफ कर देगा, पूरा देश उन लोगों को माफ कर देगा। बताए लोग किस सच्चाई से, मतलब जो मुख्य वजह है उनको कौन आदेश दिया, इसमें कौन कौन मिले हैं, इतना वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। ये माँ माफ कर देगी, पूरा देश माफ कर देगा, हम लोग उनको बचाएंगे। सिर्फ सच्चाई खोल दे ना, इस माँ के साथ खड़ा हो जाए। अगर उनके घर में बेटी है, बेटा है, पत्नी है, माँ है, बच्चे हैं, तो अपने दिल पर हाथ रखे और भगवान से पूछे कि हमसे गलती हुआ है कि नहीं हुआ। क्या भोजपुर के आला पुलिस अफसर या बिहार के डीजीपी और मुख्यमंत्री इसका जवाब देंगे? आरा से सोनू कुमार के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। आइए अब आपको दिखाता हूं कि दर्जनों चश्मदीदों के सामने 17 जून को भरत तिवारी को एनकाउंटर के नाम पर कैसे मारा गया था। बिहार पुलिस ने भरत तिवारी को उस वक्त गोली मारी थी जब वो अपनी पिस्टल पुलिस वालों के सामने फेंक चुका था। फिर उसी निहत्थे भरत तिवारी को पुलिस ने 5 गोली मारी। जब ये सब कुछ हो रहा था तब हर चीज भरत के फेसबुक पर लाइव चल रहा था। पटना से करीब 90 किलोमीटर दूर भोजपुर जिला का ये शाहपुर इलाका है। सुबह का वक्त है और गांव का खेत। सामने पुलिस की 3 गाड़ियां खड़ी हैं। बहुत सारे पुलिस वाले हैं, कुछ गांव वाले भी हैं, और दूसरी तरफ एक लड़का है।
जिसके हाथ में तमंचा है। मतलब हाथ में तमंचा लिए लड़का और हथियारों से लैस पुलिस वाले इस वक्त आमने सामने हैं। ये सब कुछ फेसबुक पर लाइव चल रहा है। बिहार में अब फ्रेम बदल गया है। इस वक्त अब जो भी आप देख रहे हैं वो फेसबुक लाइव की तस्वीर है। तुम सब हमको ढूंढ के आएगा। अब आवाज भी साफ सुनाई दे रहा है। बोल। तो पहले तमंचा हाथ में लिए इस लड़के की बातें सुनिए। ये पुलिस वालों से क्या कहना चाहता है और क्या कह रहा है। अब तमंचा सामने पुलिस वालों से चंद कदम की दूरी पर जमीन पर पड़ा है। लड़के के तमंचा फेंकते ही अब पुलिस वाले आगे बढ़ते हैं, पर इसके बाद क्या होता है वो जानने से पहले ये जान लीजिए कि इससे पहले क्या हुआ था। ये तस्वीर 16 जून की है। कुछ पुलिस वाले एक घर में पहुंचे हैं। ये घर उसी लड़के का है जिसे कुछ देर पहले आपने हाथों में तमंचा लहराते देखा था। असल में इसका नाम भरत भूषण तिवारी है। 16 जून मंगलवार को जब पुलिस भरत के घर पहुंची तब भी भरत के हाथ में वही तमंचा था। वो तमंचा पकड़े इसी तरह सामने खड़े और बैठे पुलिस वालों से बातें कर रहा है। करीब 4 घंटे तक भरत और पुलिस वालों के बीच ये बातचीत चली और फिर पुलिस लौट गई। भरत से बिना उसका तमंचा कब्जे में लिया। ये सब कुछ भी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था क्योंकि तब भी भरत फेसबुक लाइव पर था। अब रात हो चुकी थी। खामोशी से पुलिस की टीम भरत के घर के चारों तरफ घेरा डाल देती है, इस उम्मीद में कि भरत घर से बाहर निकले तो वो उसे पकड़ ले या मार दे। लेकिन भरत घर से बाहर निकलता ही नहीं। अब बुधवार की सुबह हो चुकी थी। भरत को पता चल जाता है कि पुलिस वाले उसके घर के इर्द गिर्द घेरा डाले हुए हैं। इसी के बाद वो अपने घर की छत पर जाता है। एक बार फिर से भरत पहले फेसबुक पर लाइव जाता है। तमंचा अब भी उसके हाथ में है। तमंचा दिखाकर वो छत पर से ही पुलिस वालों को धमकाता है और फिर गोलियां चलाता है। भरत के गोली चलाते ही पुलिस वाले पीछे हट जाते हैं। पुलिस वालों के पीछे हटते ही अब भरत अपनी बाइक पर घर से निकलता है और लगभग 1.5 किलोमीटर दूर खेतों के बीच बने इस टेम्परेरी आशियाने के करीब पहुंचता है, जहां कुछ बाढ़ पीड़ित परिवारों को लाकर रखा गया है। पुलिस पहले से ही भरत के ताक में थी। जैसे ही वो इस जगह पर पहुंचता है पुलिस उसे सामने खड़ी मिलती है। इसके बाद फिर से भरत फेसबुक पर लाइव हो जाता है। लगभग 5 मिनट तक पुलिस और भरत के बीच बातचीत होती है। सब कुछ लाइव जा रहा था। 5 मिनट बाद आखिरकार भरत अपनी कुछ शर्तें मानने के पुलिस के आश्वासन देने के बाद तमंचा जमीन पर फेंक देता है और इसी के साथ भरत फेसबुक लाइव भी बंद कर देता है। यानी अब कैमरे पर कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। अब इसके आगे की कहानी। तमंचा फेंकने और फेसबुक लाइव बंद होते अचानक गोलियां चलने की आवाज आती है। शायद 3 या 4 गोली चली थी और ये सारी गोलियां भरत के पैरों पर और पेट के निचले हिस्से पर लगी थी। गोली उन पुलिस वालों ने तब चलाई जब भरत तमंचा फेंकने के बाद निहत्था हो चुका था और शायद सरेंडर करने जा रहा था। जिसको पैर में और एब्डोमेन के नीचे वाले हिस्से में गोली लगा हुआ था। हम लोगों के पास जब आया तो उसका पल्स वगैरह बहुत ही नहीं, शॉक में था मरीज, बचने के हालत में नहीं था। बड़ी मुश्किल से हम लोग उसको जो है रिसाइसेट किए हैं। उसके बाद उसके कंडीशन थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, ब्लड प्रेशर वगैरह मतलब मिलने लगा है। और ये एक्चुअली अंदर वास्कुलर इंजरी है, मेजर ब्लड वेसल्स की इंजरी है अंदर में, जिसके वजह से मरीज जो है शॉक में चला गया और इसको मतलब यहाँ हैंडल करना मुश्किल था। हायर सेंटर पर इसीलिए भेजा गया है। ज्यादा खून बह जाने की वजह से भरत की हालत नाजुक थी, लिहाजा स्थानीय अस्पताल और डॉक्टरों ने उसे पटना ले जाने की सलाह दी। अब भरत को 90 किलोमीटर दूर
पटना के एक अस्पताल में लाया जाता है, लेकिन भरत की मौत हो चुकी थी, ज्यादा खून बह जाने की वजह से। इस वक्त हम मौजूद हैं आरा सदर अस्पताल में और जो मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक भरत तिवारी था उसको दो गोली लगी है, पैर में दोनों गोली लगी है और उसे अब इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि युवक और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई थी और उसी दौरान जो भरत तिवारी है, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, भरत तिवारी को 2 गोली पैर में लगी है और उसे इलाज के लिए पटना रेफर किया जा रहा है। पुलिस अभिरक्षा में उसे पटना भेजा जा रहा है। कल से ही मैंने अगर बात करें तो 48 घंटे से जो भरत तिवारी युवक जो अभी घायल है वो सोशल मीडिया पर आकर लाइव आकर कई बातें बोल रहा था और वो हथियार के साथ जो है वो प्रदर्शन भी कर रहा था। कल भी पुलिस उसे पकड़ने गई थी, लेकिन पुलिस को वो टारगेट करते हुए पिस्टल तान दिया था और वहां वो बार बार कई क्रांतिकारी बातें भी बोल रहा था। और हालांकि पुलिस जब उसके पास उसे पकड़ने के लिए गई तो उसके परिवार वालों द्वारा बताया गया कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। पुलिस एनकाउंटर में भरत की मौत की खबर जैसे ही इलाके में फैली, लोगों को गुस्सा आ गया। गुस्से की वजह यह थी कि भरत मानसिक रूप से एक बीमार नौजवान था और ये बात पूरा इलाका जानता था। ऊपर से सब कुछ फेसबुक पर लाइव चल रहा था। लोगों ने भरत को पिस्टल फेंकते हुए भी देखा था। फिर उनका सवाल था कि एक निहत्थे और मानसिक रूप से बीमार नौजवान को एनकाउंटर के नाम पर क्यों मारा गया। लिहाजा स्थानीय लोगों ने भरत की लाश नेशनल हाईवे पर रखकर एसडीएम और एसपी के खिलाफ नारे लगाना शुरू कर दिए। कहा कि हम लोग मारने नहीं आए हैं, तुम हथियार जो लिया है तुम इसको बिक दो। 5 मिनट बात हुआ है उससे, 5 मिनट करीब बात हुआ है। ये लोग कहा कि नहीं हम लोग तुमको नहीं मारेंगे, अतः नहीं छल मत करिएगा, हमारे साथ कोनो हम उग्रवादी बदमाश नहीं है। तो इसके बाद में हथियार ये लोग बिगवा दिया है। वो हथियार बिगते हुए बैरल इसका किया है, अपने मोबाइल से वो किया है। सब दिखाई पड़ रहा है कि अपने हथियार अपने हाथ से बिगवाया है, वहां तक बैरल है। इसके बाद में वो लोग मार दिया है, 3-4 गोली मारा है लोग। घोर अन्याय हुआ है। मान लीजिए कि एनकाउंटर है, इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया था, तो प्रशासन को इसको लेकर पकड़ कर जाकर जेल में बंद देना चाहिए। ये नहीं कि एनकाउंटर नहीं करना चाहिए। और रह गया दूसरी बात कि हम लोग का मांग है कि यहाँ पे एसपी साहब भी आदेश दिए थे कि उनका मानसिक संतुलन थे, एसपी साहब यहाँ आवे और सबसे, इसके बावजूद जो यहाँ पर डीएसपी हैं और थाना प्रभारी, उन पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। वो मानसिक संतुलन किसी को खराब हो तो क्या प्रशासन गोली मार के किसी का आत्महत्या कर देगी? उसको ले जाकर सुरक्षित जेल में बंद करना चाहिए, न्याय कोर्ट न्याय देगा। आरा से सोनू कुमार के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।